बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने आज फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें इस बात पे पाबंद कर दिया गया है कि हमने सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है। यानी अगर वो कहे इस क्वेश्चन को कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हम फार्मूले से करेंगे। अगर वो कहे इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करें तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से करेंगे। अगर वो सिर्फ ये कह दे कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो स्टूडेंट आप इन तीनों में से किसी एक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सिर्फ हमें क्या कहा गया है कि फैक्टराइजेशन करनी है। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए मेरे पास ये तमाम जो है वो पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। पहला पार्ट मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो है ना वो बाकी जो क्वेश्चन है उनको मैं 1 बाय 1 आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास दिया हुआ है x⁻² - x - 20 = 0। अब स्टूडेंट हम इसकी फैक्टराइजेशन के प्रोसेस में आते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू नोट करते हैं। मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 x⁻² - x - 20 = 0। अब स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन के प्रोसेस में हमने मिड टर्म को ब्रेक करना होता है। यानी मेरे पास मिड टर्म इस वक्त क्या है, -1 है। अब इसको ब्रेक करने के लिए हम अगला अमल करते हैं। उसमें क्या करेंगे कि हम 20 को इसके कोफिशिएंट यानी x⁻² से पहले जो मेरे पास कोफिशिएंट है अगर कुछ नहीं है तो वो 1 है। अब मैंने क्या किया, -20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या आ गया, -20 आ गया। अब स्टूडेंट मैंने इस 20 का एलसीएम ले लिया। 2 10s are 20, 2 5s are 10, अब 5 1s are 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम के बाद मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिख देता हूँ। क्या है मेरे पास, वो x⁻² माइनस ऐसे लिख देंगे हम एज इट इज, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाई और यहाँ मैंने नोट कर दिया x और -20 वाली टर्म को और = 0 मैंने एज इट इज ही नोट कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैंने जो मिड टर्म को ब्रेक करना है वो वैल्यू नोट करनी है और वहां पे मुझे क्या चाहिए, -1 रिक्वायर्ड है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने 20 भी और -1 को कैसे क्लियर करना है। अब 20 मेरे पास मल्टीप्लिकेशन करके आ गया है और अब देखें अगर मैं 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 20 आता है, लेकिन अगर मैं 2 और 10 को प्लस करूं तो मेरे पास 12 बन जाता है, और अगर माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, 8। जबकि मुझे क्या रिक्वायर्ड है, 1 रिक्वायर्ड है। यानी मेरी फैक्टराइजेशन यहाँ पे मुकम्मल नहीं हो रही। अब नेक्स्ट हम चलेंगे। अब देखें अगर मैं मजीद आगे चलूँ तो 2 2s are मेरे पास क्या बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, और साथ क्या बच रहा है, 5। यानी अगर मैं 5 में से माइनस करूं 4 को तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 20। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे दोनों कंडीशन जो है ना वो पूरी हो रही हैं। अब मैं इसको अपने फार्मूले में नोट करता हूं कि मुझे यहाँ पर किस वैल्यू किस तरह चाहिए, यानी किस साइन के साथ रिक्वायर्ड है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 - 4, यानी जब मैं 5 में से 4 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। साइन की साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी और उसके साथ वेरिएबल यानी वेरिएबल की कोफिशिएंट के साथ। अब मेरे पास आ गया x⁻² और इधर आ गया मेरे पास -5 और साथ क्या आ गया, x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, मेरे पास क्या आ गया, 4x - 20 = 0। अब देखें स्टूडेंट कि मेरे पास ये माइनस का 5x और प्लस का 4x, ये क्या आएगा, बाकी मेरे पास माइनस का x बाकी बचेगा। और जब मैं इन दोनों को यानी माइनस के 5 को प्लस के 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 20। अब ये मेरे पास 4 टर्म्स आ गई हैं तो हम इनके पेयर बना लेते हैं। यानी पहली 2 टर्म्स का एक पेयर बनाया और नेक्स्ट 2 टर्म्स का भी हमने एक पेयर बना लिया। अब पहला पेयर है इसमें से मैंने x को कॉमन निकाला और मेरे पास आ गया x - 5, और फिर मैंने प्लस के 4 को कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या आ गया, x, और 4 का टेबल हम कहां तक पढ़ेंगे, मेरे पास 20 आएगा 5 तक, तो ये मेरे पास आ गया -4
5 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो दोनों मेरे पास बाकी वैल्यू बची हैं वो दोनों सेम है। तो अब मैं क्या करूंगा, इनमें से जो कॉमन है उनको बाहर निकाल लूंगा और जब कॉमन नहीं है उनको अलग से लिखूंगा। तो मेरे पास कॉमन आ गया x माइनस 5 और मेरे पास जो नॉन कॉमन वैल्यू वो क्या है x प्लस 4 और इज इक्वल टू किसके हैं, 0 के हैं। अब मेरे पास ये दो फैक्टर आ गए हैं, ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो बारी बारी यानी x माइनस 5 को भी मैंने 0 के बराबर रख दिया और x प्लस 4 को भी स्टूडेंट मैंने 0 के बराबर रख दिया। अब मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 5 बन गया, ये माइनस था और राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो गया, पॉजिटिव, और x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। अब स्टूडेंट मेरे पास ये दो आंसर आ गए हैं। अब मैंने इसका क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट लाजमी लिखा करें। इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, -4 और साथ क्या आ गया 5। ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरह से है, 3y2 इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। स्टूडेंट ये क्वेश्चन सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना है या तो स्टैंडर्ड या प्योर फॉर्म में। तो देखें हम इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में 3y2 एज इट नोट कर दिया। अब स्टूडेंट इज इक्वल टू के बाद y मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, तो मेरे पास क्या आ गया y2 और y मल्टीप्लाई कर रहा है -5 के साथ, तो क्या आ गया मेरे पास -5y। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा कि जो वैल्यू मेरे पास राइट हैंड साइड पे है उनको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आने लगा हूं। 3y2 और ये y2 इधर पॉजिटिव, इधर आके क्या होगा नेगेटिव, और उसके बाद ये -5y क्या हो गया +5y इज इक्वल टू किसके आ गया 0 के। अब स्टूडेंट मेरे पास क्या है कि इन दोनों वैल्यूज में से मेरे पास क्या कॉमन है। अब देखें राइट हैंड साइड पर आने के बाद स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया 3y2 माइनस y2 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट ये भी मेरे पास y2 वाली टर्म्स है और ये भी y2, और ये दोनों क्या है आपस में माइनस हो रहे हैं। अब 3y2 में से एक y2 निकाल दिया तो मेरे पास बाकी क्या बच गया 2y2 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट मेरे पास देखें इनमें y कॉमन है तो मैं y को कॉमन निकाल लेता हूं, बाकी बच गया मेरे पास 2y प्लस क्या बच गया 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें मेरे पास ये दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर है y और दूसरा क्या है 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं पहले y को 0 के बराबर रखूंगा और उसके बाद 2y प्लस 5 को 0 के बराबर रखूंगा। स्टूडेंट याद रखिएगा ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता तो ये इक्वल के उस तरफ 0 से डिवाइड होकर खत्म हो जाता, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए मैंने इसको 0 के बराबर रखा। और जो दूसरी वैल्यू थी 2y प्लस 5, स्टूडेंट याद रखिएगा ये एक वेरिएबल है इसलिए मैंने इसको 0 के बराबर रखा है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती तो वो 0 से डिवाइड होकर खत्म हो जाती। अब मेरे पास दूसरी वैल्यू क्या थी 2y प्लस 5, उसको भी मैंने 0 के बराबर रख दिया। अब मेरे पास एक आंसर तो मौजूद है y इज इक्वल टू 0, तो दूसरे को लिए हम सॉल्व करते हैं। 2y इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -5/2। अब स्टूडेंट इसका हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट आ गया मेरे पास -5/2 और 0, ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी हमने पढ़ा कि किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है उसका। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखें आप कि ये जो 17x2 है ये पॉजिटिव है और बड़ी वैल्यू है, ये मेरे पास राइट हैंड साइड पे है, तो मैं बाकी की जो टर्म्स हैं उनको भी राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ। यानी -32x इधर आके हो जाएगा +32x, और ये जो प्लस का 4 है क्या हो गया -4, और यहाँ पे क्या आ गया 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम। 17x2 प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन प्रोसेस में चलना है और मिड ब्रेक जो ना टर्म को मैंने तोड़ना है। तो देखें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैंने 17 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ 4 के साथ, तो मेरे पास क्या आ गया माइनस का 68 आ गया। अब स्टूडेंट जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ब्रीफ किया था कि 68 का हम एलसीएम निकालते हैं और 68 का एलसीएम सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2, उस पर सबसे पहले डिवाइड किया। 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8, मेरे पास क्या आ गया 34।
यहाँ पे स्टॉप करने के बाद देखें कि अगर 34 में से मैं 2 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या बच रहा है, 32 बच रहा है। और अगर मैं 34 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 68 वापस आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पे एक फार्मूले की शक्ल लिखते हैं, 17x⁴ प्लस एज इट लिखेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला लिखा, यहाँ पे x लिखा, यहाँ मैंने -4 यानी कांस्टेंट को भी ऐसे लिख दिया और इक्वल टू 0। अब मैंने मेरे पास जो दो टर्म्स यानी वैल्यूज आई हैं वो है 2 और 34। अब मैंने देखना है कि मैंने इसको किस तरह से लिखना है और मुझे ये क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो मैंने लिखा यहाँ पे 34 और यहाँ पे लिख दिया मैंने -2 लिख दिया। अब स्टूडेंट हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 17x⁴ अब x मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, 34 के साथ, तो ये बन गया प्लस 34x। और जब x ने मल्टीप्लाई किया -2 के साथ तो क्या आ गया, -2x -4 = 0। अब देखें स्टूडेंट कि मिड टर्म में जो हमारे पास मौजूद है वो क्या है, 32x, और वो भी क्या है, पॉजिटिव। अब अगर मैं 34 में से -2 को निकाल दूंगा तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, 32 बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके ग्रुप बना लेते हैं, यानी पहली 2 टर्म्स और नेक्स्ट 2 टर्म्स का मैंने ग्रुप बना दिया। अब इसमें मेरे पास कॉमन क्या है, 17 और x भी है, तो 17x को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब स्टूडेंट बाकी क्या बच गया मेरे पास, x + 2। अब जब मैंने यहाँ से -2 कॉमन निकाला स्टूडेंट, ये नेगेटिव वैल्यू है और जब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये क्या करेगी, अंदर वाला साइन चेंज करेगी। अब इस माइनस ने इस माइनस को क्या कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्लस में। और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 4 आएगा 2 तक, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2। अब देखें स्टूडेंट ये दोनों टर्म्स सेम हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉमन को पहले लिख लेते हैं, x + 2 मेरे पास कॉमन है और 17x - 2 मेरे पास दो नॉन कॉमन वैल्यूज थी, इक्वल टू किसके आ गई, 0 के। अब देखें बारी बारी इस फैक्टर को भी यानी x + 2 को भी मैंने 0 के बराबर रख दिया और 17x - 2 को भी किसके बराबर रख दिया, 0 के। अब मेरे पास आ गया x = -2, एक आंसर आ गया मेरे पास। अब 17x किसके बराबर आ गया, 2 के, और x बराबर आ गया 2/17। अब स्टूडेंट हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट में आ गया मेरे पास -2/17। तो स्टूडेंट ये था इसका सोल्यूशन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन मेरे पास क्या आ गया, -2/17। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि स्टूडेंट देखें जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को किया है एज इट इज, आप देखें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम वैल्यू है। इसको भी पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी x⁴ - 11x, और ये जब 152 है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आगे माइनस का 152 और इक्वल टू 0 बन जाएगा। और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को इसी प्रोसेस में करेंगे और आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके देता हूं, यानी 5 और 6 में से एक पार्ट, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो एक मैं कर देता हूं और एक आपके लिए प्रैक्टिस में छोड़ देते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। ये मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है और स्टूडेंट मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रैक्शन से स्टैंडर्ड और प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड सिखाया था। आज हम उस मेथड को दोबारा रिपीट करते हैं और इस फ्रैक्शन को वाली वैल्यू को मैं किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे x + 1 और 12 है, तो ये मेरे पास एलसीएम में आ गए। अब एलसीएम को बारी बारी में तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं और उसके बाद हम प्लस माइनस करने के बाद इसको हम किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में या प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए आप, मल्टीप्लाइंग बाय 12x × x + 1। स्टूडेंट ये मैंने ये जो फ्रैक्शन नीचे वाली तीनों जो है ना वो वैल्यूज x + 1 और 12 ये तीनों नॉन कॉमन फैक्टर से मेरे पास, इन तीनों को मैंने एलसीएम में ले लिया है। अब इसको बारी बारी में इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया, 12x + 1 मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ x + 1 ओवर x के साथ, फिर सेकंड टर्म के साथ 12x + 1 मल्टीप्लाई x ओवर x + 1 और लास्ट में कांस्टेंट के साथ यानी x × x
सॉरी 12x इंटू एक्स प्लस 1 और क्या आ जाएगा मेरे पास 25/12। अब स्टूडेंट ये देखें x x के साथ कट रहा है और इसमें मेरे पास x प्लस 1 के साथ कट रहा है और इधर 12 कट रहा है 12 के साथ। अब बाकी बच गया मेरे पास 12 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, फिर बच गया प्लस 12x इंटू एक्स और लास्ट में बच गया मेरे पास 25x, यानी 25 को मैं इस तरफ ले आया हूँ, यानी 25 और वहाँ पहले से क्या मौजूद है x, तो ये बन गया 25x इंटू एक्स प्लस 1। अब देखें स्टूडेंट, जो मेरे पास ये फैक्टर है इनकी पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 12 और x मल्टीप्लाई x, x की 2, x मल्टीप्लाई 1 मेरे पास आ गया x और 1 मल्टीप्लाई x x और 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। अब नेक्स्ट 12x मल्टीप्लाई करेगा x के साथ तो क्या आ गया 12x की 2, उसके बाद आ गया मेरे पास 25x मल्टीप्लाई करे x के साथ तो 25x की 2 और प्लस का 25x। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 12 और ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सॉल्व हो रही हैं ये दोनों टर्म्स। ये आ जाएगा x की 2 प्लस 2x प्लस 1, फिर आ जाएगा प्लस 12x की 2 एज इट इज और ये भी 25x की 2 प्लस 25x। अब स्टूडेंट 12 मल्टीप्लाई कर रहा है इस पूरी वैल्यू के साथ तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। मेरे पास आ गया 12x की 2, जब इसने x की 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब 12 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ तो प्लस का 24x आ गया और अब मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ क्या आ गया 12 और फिर आ गया प्लस 12x की 2 इज इक्वल टू 25x की 2 प्लस 25x। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कौन सी वैल्यू आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो देखें स्टूडेंट 12x की 2 12x की 2 दोनों पॉजिटिव हैं तो मेरे पास ये क्या बन गया 24x की 2। उसके बाद मेरे पास आ गया 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 25x की 2 प्लस 25x। अब स्टूडेंट मेरे पास इधर भी x की 2 वाली वैल्यू मौजूद है और इधर भी, लेकिन इस तरफ कोफिशिएंट बड़ा है तो मैं बाकी जो इधर वाली वैल्यूज है उसको भी मैं अपने राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूँ और उसके बाद हम उसको अरेंज करेंगे। 25x की 2 में से मैंने माइनस किया 24x की 2 को, उसके बाद प्लस के 25x में से मैंने माइनस किया 24x और ये प्लस 12 इधर आके क्या हो गया माइनस का 12 और इधर मैंने क्या लगा दिया 0। अब देखिए स्टूडेंट मैं इनको प्लस माइनस करने के साथ साथ इसकी अरेंजमेंट भी करने लगा हूँ। तो देखिए मेरे पास 25x की 2 में से माइनस हो जाएगा 24x की 2 तो मेरे पास बाकी बचेगा x की 2। उसके बाद स्टूडेंट मेरे पास बच गया 25x में से मैंने माइनस करवाया 24x को तो मेरे पास बच गया बाकी प्लस का x। और देखिए स्टूडेंट मेरे पास ये -12 एज इट इज और इज इक्वल टू किसके आ गया ये 0 के। अब स्टूडेंट देखें ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, यानी मेरे पास x की 2 माइनस एक्स और क्या था x की 2 माइनस एक्स माइनस 20, ये क्वेश्चन नंबर 1 था मेरे पास। इसी तरीके से हम अब इसको सॉल्व करते हैं और ये जो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी तो इसको मजीद आगे हम फैक्टराइजेशन में लेके चलते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास मिड टर्म आ गई है x और अब मैंने जो x की 2 का कोफिशिएंट है उसको मैंने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या आ गया माइनस का 12 आ गया। तो स्टूडेंट अब हम इसको एलसीएम में लेके चलते हैं। मैंने 12 का एलसीएम लिया तो आ गया 2 6 r 12। अब देखें अगर मैं 6 और 2 को मल्टीप्लाई करूं 12 तो आ जाता है, लेकिन अगर इनमें ऐड करूं तो ये 8 बन जाएगा और माइनस करूं तो 4, जबकि मुझे क्या रिक्वायर्ड है 1 रिक्वायर्ड है। अब मजीद करते हैं 2 3 r 6। अब देखें स्टूडेंट 2 2 r 4 और साथ क्या आ गया 3। अगर 4 माइनस 3 करें तो मेरे पास 1 आता है और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आता है 12। अब मैं इसको फार्मूले की शेप में लिख के वैल्यू नोट करने लगा हूँ। x की 2 यहाँ मैंने प्लस को ऐसे रहने दिया। अब फार्मूला बनाया x माइनस 12 एज इट इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास जो दोनों वैल्यू आई हैं वो है 4 और 3। तो देखिए स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए, प्लस का मुझे चाहिए x और माइनस का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। जी स्टूडेंट अब मुझे मिड टर्म बनाने के लिए यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, इधर चाहिए मुझे प्लस का 4 और माइनस का 3, तो मेरी मिड टर्म मुकम्मल हो जाएगी। यानी 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो मेरे पास प्लस का 1 आएगा। अब स्टूडेंट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x की 2 x मल्टीप्लाई करेगा प्लस के 4 के साथ तो प्लस 4x बन गया
और x मल्टीप्लाई करेगा -3 के साथ, तो माइनस का 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट मेरे पास मिड टर्म की जगह पे क्या आ गया, प्लस का 4x और माइनस का 3x। जब 4x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर में मेरे पास क्या आ जाएगा, x। अब स्टूडेंट इनकी ग्रुपिंग करते हैं। इन दोनों जो ना टर्म्स को मैंने लिया और इसमें से x को कॉमन निकाल लिया, x प्लस 4, और इधर से मैंने -3 को कॉमन निकाला, यानी इन दोनों टर्म में से अब मैंने चूंकि नेगेटिव वैल्यू को कॉमन लिया है तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए, ये बात याद रखिएगा। अब देखें x और यहाँ पे मौजूद माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, और 3 4 12 होता है इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मेरे पास जो है ना वो कॉमन क्या आ गया, x प्लस 4, और नॉन कॉमन क्या है, x माइनस 3, और ये दोनों टर्म्स यानी दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर। जी स्टूडेंट, अब ये दोनों टर्म्स मेरे पास किसके बराबर आ गई हैं, 0 के बराबर। तो ये दोनों जो फैक्टर 0 के बराबर है, इनमें से मैं फैक्टर जो पहला है x प्लस 4 इसको भी 0 के बराबर रखा, और x माइनस 3 फैक्टर को भी 0 के बराबर रखा, तो x इज इक्वल टू आ गया -4, और इधर आ गया x इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -4 3। ये था स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के इन तमाम पार्ट को पढ़ा। अब स्टूडेंट हम तमाम क्वेश्चन का रिव्यू लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसकी फैक्टराइजेशन का प्रोसेस आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे, तो स्टूडेंट इनमें से क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको जो ना वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करवा दिया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में थे, तो इनमें से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फ्रैक्शन से किस तरह कन्वर्ट करवा के स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको भी मैंने सॉल्व करवा दिया। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इसमें मेरे पास एलसीएम आएगा x माइनस 9, x माइनस इंटू एक्स माइनस 3 और इंटू एक्स माइनस 4। तो स्टूडेंट आप ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 5 के तरीके से कर लेंगे। ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सीखा, समझा और इसके बारे में गौर किया। अब स्टूडेंट अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।